नमस्कार, मैं हेमंत। अभी अभी कह रहे थे कि नीट लीक हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब बात बड़ी हो गई है। मंत्री जी बोले ऐसे चल नहीं पाएगा, अब पेपर लीक रोकने के लिए एयरफोर्स लगानी पड़ेगी। बोले कि प्रिंटिंग प्रेस वाले जो अंकिल हैं वो कुछ ठीक नहीं लगते हमको। पूछा कि क्यों, क्या हुआ? बोले कि फ़ोटो खींच लेते हैं और फिर वो पेपर लीक कर देते हैं। आप एक काम करो, ज़्यादा सवाल मत करो, आप बस फोर्स बुला दो और फोर्स लगा दो। लेकिन फोर्स तो बॉर्डर पर है, यहाँ क्या करेगी? बोले कि फोटो कॉपी वाले से पेपर लेकर हमारे पास पहुँचा दो बस। अब आर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर आएगी, पेपर्स बुलेट प्रूफ व्हीकल से एयरफोर्स के बेसिस तक पहुँचेंगे, एयरफोर्स के बड़े बड़े जहाज उन पेपर्स को लेकर के इनके पास तक पहुँचा देंगे। हमारे यहाँ युद्ध के अलावा सारी तैयारियाँ युद्ध स्तर पर की जाती हैं। जिसका काम जहाँ है उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। आर्मी और एयरफोर्स को जहाँ होना चाहिए वहाँ से हटा दिया जाता है। अभी पहलगाम से हटा दिया था, चाइना जहाँ से घुस रहा था वहाँ से हटा दिया था। कल को हो सकता है बोल दें कि भाई पीडब्ल्यूडी में ऐसा करो, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, इनके ऑफिस के बाहर रफेल खड़े करो और अधिकारी की नाक के सामने रफेल की चोंच लगा देना। बोले लेकिन रफेल उतारेंगे कहाँ? कि यार ये बात तो सही है, सोचा ही नहीं। बोले हाँ याद आया, यूपी के एक नेताजी हैं, बता रहे थे कि एयरफोर्स के विमान हाईवे पर भी उतर सकते हैं। कहा गया कि ठीक है, अडानी को बुलाओ और एक ऐसा ही हाईवे तैयार करवाओ। अडानी को बुलाया गया, हाईवे बनवाया गया, चिकना सपाट। सर पिछले महीने उसका उद्घाटन करने पहुंचे थे। फिर परसों एक आदमी वहां हाईवे पर घूमने गया तो देखा कि फट रही है सड़क, उसमें दरारें आ गई हैं। आदमी ने पैर घुमाया तो नीचे से रेत निकलने लगी। बोले वो आदमी ठीक नहीं लग रहा जो सड़क पर गया था, चेक करो वो कहीं प्रिंटिंग प्रेस वाला अंकिल यहाँ भी तो नहीं आ गया। मतलब कुछ भी चल रहा है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने वाले मुसलमान अब सड़क पर उतर रहे हैं। गाय कंफ्यूज्ड है कि किसकी साइड जाऊं। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज बंगाल के स्लॉटर हाउसेस हैं। बीफ विदेश भेजना है लेकिन 14 साल की गाय पहचान में नहीं आ रही। लेखपाल ऑफिस के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग ढूंढ रहे हैं कि गाय के बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि बंगाल सरकार ने कहा है गाय जब तक 14 साल की ना हो उसे काटो मत। 14 साल के बाद फिर कुछ भी करते रहो, फिर वो हमारी माता वाता नहीं है। ये कहना है बंगाल की नई बनी सनातनी सरकार का। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, इंटरनेशनल बकैती। बकैती का लेवल इंटरनेशनल है, खबर नहीं है। 23 मई को सीबीएसई का रिजल्ट आया, वेदांत को नंबर कम मिले। रीवैल्यूएशन के लिए आंसर शीट मंगवाई गई, वो किसी और की निकली। क्या बात कर रहे हैं? कई छात्रों ने आरोप लगाया कॉपियां गलत तरीके से चेक हुई हैं, स्कैन्स धुंधले हैं, कई आंसर्स अनचेक्ड हैं। सरकार दबाव में थी। पीएम ने अपने मंत्रियों से कहा पानी पीते रहिए दोस्तों, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। बचाव कार्य को संभालने की जिम्मेदारी उठाई दूरदर्शन के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने। वेदांत की तरफ इशारा करते हुए बोले पाकिस्तानी भी पेपर देने लगे हैं। फिर कई राइट विंगर्स भी यही दावा करने लगे कि ये लड़का पाकिस्तानी है। इधर लेफ्ट वाले भी मैदान में उतर गए। मामला हाथ से निकल ही रहा था, अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट डिलीट कर दिया। बोले वेदांत श्रीवास्तव के ट्वीट की लोकेशन भारत के बाहर क्यों दिख रही थी ये अभी भी साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अकाउंट की सही लोकेशन की जानकारी मिलने पर मामला और साफ हो जाएगा। लोकेशन बाहर की थी, आर यू श्योर? लेकिन अशोक जी, वेदांत के एक्स हैंडल की लोकेशन साउथ एशिया आ रही थी, तो क्या वो पाकिस्तानी हो गया? प्रधानमंत्री भी साउथ एशिया से हैं, यहाँ तक कि आप भी साउथ एशिया से हैं। जानते हैं साउथ एशिया कहाँ है? ये तो धोती खोल रहा है। एक तो सबकी धोती खोल रखी है इस लड़के ने भी। नाम है वैभव सूर्यवंशी। उम्र जो बताई जाती है वो है 15 साल। नहीं बुमराह की यॉर्कर काम कर रही, न भुवी की इनस्विंगर। राशिद खान की गुगली भी कोई खास काम की रही नहीं है। कौन यशस्वी, कौन अभिषेक शर्मा। 28 गेंद पर 97 रन, क्या चल रहा है भाई? एक सीजन में 59 छक्के मारकर गेल ने रिकॉर्ड बनाया था जो 14 साल तक रहा। वैभव आए और अपने पहले सीजन में 65 छक्के लगा चुके हैं भाई। अभी भी सीजन बाकी है और मुंबई के खेमे में माहौल थोड़ा टाइट चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीन ली गई है और शायद हो सकता है कप्तानी जाने के बाद वो मुंबई के बजाय किसी और फ्रेंचाइजी के साथ खेलते हुए नजर आए। मुंबई टीम की राजनीति अलग लेवल पर है भाई। आखिर के मैचों में हार्दिक को बीमार होना पड़ा ताकि सूर्या को कप्तानी देके देखा जाए। सूर्या के आते ही रोहित शर्मा अचानक ठीक हो गए, बीमार चल रहे थे। अब हार्दिक की कप्तानी चली गई है तो चली जाने दो। हम भी चलते हैं अगले सेगमेंट पर, नाम है गोदी मीडिया मोमेंट्स। इस हफ्ते लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े और एक बड़ी एंकर ने इस पे शो भी किया है। यकीन नहीं हो रहा ना? ये कैसे हो गया? नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं था शो। उन्होंने बस अपनी मन की बात कही। किसके मन की बात?
कौन करता है मन की बात, शो में एंकर ने कहा कि पेट्रोल 7 रुपए बढ़ने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली में एक आदमी बाइक से औसत महीने का 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। 7 रुपए से उसे महीने के 220-230 रुपए और एक्स्ट्रा देने होंगे बस। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। अब आप देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? 220 रुपए की ही तो बात है सिर्फ। वाह क्या एक्सप्लेनेशन है। क्या सच में 220 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे? आइए इन एंकर के इस एक्सप्लेनेशन का तेल निकालते हैं। ट्रंप जी वो वाला तेल नहीं निकालना है, रुक जाइए, ठहरिए। हाँ तो सुबह जो सब्जी वाला आपके मोहल्ले में आता है वो सब्जी मंडी से आई, मंडी तक ट्रक से पहुंची, ट्रक चला डीजल से, डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ा, वो खर्च सब्जी वाले पर आया और सब्जी वाले ने वो खर्च का बोझ हम पर डाला, आप पर डाला। यानी आपने बाइक में एक बूंद पेट्रोल नहीं डाला तब भी आपकी जेब कटी। और ये सिर्फ सब्जी की बात नहीं है, आटा दाल चावल तेल नमक साबुन दवाई हर वो चीज जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है उस पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ता है। और ये खर्चा हमेशा नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है उस आदमी पर जिसके पास न गाड़ी है न बाइक है, बस एक थैला है और एक तय बजट है। थैला है, थैला लेकर चल देंगे जी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कब जाएंगे जी? चले जाइए जी, नहीं हो रहा तो। अब किसान है, किसान को खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, डीजल से चलता है। सिंचाई पंप चाहिए, डीजल से चलता है। फसल मंडी पहुंचाने के लिए गाड़ी चाहिए, डीजल से चलता है। तो डीजल महंगा हुआ मतलब खेती की लागत बढ़ी और वो लागत आखिरकार खाने पीने की चीजों के दाम में जुड़ जाती है। तो क्या आपकी जेब पर पेट्रोल के दाम बढ़ने से 220 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा है? बस कमेंट करके बताइए। भारत में करीब 80 करोड़ लोग यानी देश की लगभग 57-58% आबादी सरकारी राशन पर निर्भर है। इनके महीने की कमाई करीब 8,000 रुपए के आसपास है। अब ये बात हमारी अंकरानी को कौन बताएगा? पढ़ी लिखी पत्रकार हैं, वो बात अलग है कि पत्रकारिता करती नहीं है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट गुड न्यूज की तरफ। तमिल फिल्म करुप्पू पर बैन लगना चाहिए। फिल्म में एक ट्रायल कोर्ट के भ्रष्ट सिस्टम को दिखा दिया गया है। कहां से आई इतनी हिम्मत? कोर्ट में भ्रष्टाचार कहां होता है, देखा आपने कहीं? ये फिल्म अदालतों को गलत तरीके से दिखा रही है, न्यायपालिका की छवि खराब कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जुडिशरी में भ्रष्टाचार वाला चैप्टर एनसीईआरटी से हटवा दिया था ना, तो फिर ये फिल्म इसको लेकर तो बैन लगना चाहिए ना। इस बैन को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। बोले नहीं ठीक है, जो चल रहा है चल रही। कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, पहले भी भ्रष्ट जज थे और आज भी हैं, ये बोला अदालत ने। अदालतें और जज आलोचना से ऊपर नहीं हो सकते। जजों को कोई पवित्र व्यक्ति मानकर नहीं देखा जाना चाहिए। न्याय ऐसी चीज नहीं है जिसे पर्दे के पीछे छिपाकर रखा जाए। उसे आम लोगों की जांच परख, यहां तक कि तीखी लेकिन सम्मानजनक आलोचना का भी सामना करना चाहिए। कोर्ट ने इतना सब कह दिया। कोर्ट ने इस दौरान भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसपी भरूचा के एक पुराने बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने केरल के कोल्लम में एक कानूनी सम्मेलन के दौरान कहा था कि देश के करीब 20% जजेस भ्रष्ट हैं। चलिए, कम से कम मद्रास हाई कोर्ट ने तो माना, अब बस सुप्रीम कोर्ट और मान ले। बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट फैक्ट चेक की तरफ। इस हफ्ते एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है। कुछ लोग आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग सफेद धोती पहने हुए हैं और कुछ नारियल फेंकते नजर आ रहे हैं। दावा किया गया कि कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में करीब 20 पुजारियों ने उन लोगों पर नारियल फेंके जिन्होंने मंदिर में बीफ लाने की कोशिश की, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और भक्तों पर मांस फेंकने की कोशिश की। पोस्ट में से सांप्रदायिक रंग देते हुए डेजर्ट गैंग और मुस्लिमों से जोड़कर पेश किया जा रहा है। लेकिन ये वीडियो पुराना है, इसका महालक्ष्मी मंदिर या किसी मुस्लिम समूह से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित ज्योतिबा मंदिर का है, जहां मार्च 2026 में पुजारियों और श्रद्धालुओं के बीच झड़प हो गई थी। वीडियो एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर 23 मार्च 2026 को शेयर किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि ज्योतिबा मंदिर में 15 से 20 पुजारियों ने 2 श्रद्धालुओं पर हमला किया था। इसके बाद इस घटना से जुड़ी दूसरी रिपोर्ट भी सामने आई। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर प्रशासन का कहना था कि कुछ श्रद्धालु बदतमीजी कर रहे थे। आरोप था कि उन्होंने मंदिर की रस्मों में बाधा डाली और बार-बार चेतावनी देने के बावजूद मानी नहीं। इस दौरान धक्का मुक्की हुई और कुछ पुजारियों के पारंपरिक कपड़े भी उतर गए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दोनों पक्षों की बात बताई गई। पुजारियों का कहना था कि कुछ युवकों ने गुलाल भरे नारियल पुजारियों की तरफ फेंके, जिससे आरती में बाधा आई और वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी तरफ जिन श्रद्धालुओं पर आरोप लगे, उनके गांव के सरपंच मनोज पाटिल ने कहा कि एक युवक हलगी बजाते हुए नाच रहा था। बैलेंस बिगड़ने की वजह से गलती से पुजारी को धक्का लग गया।
सरपंच ने यह भी कहा कि पुजारियों का शराब पीने वाला आरोप गलत है, क्योंकि उस दिन 3 दिन के मेले के दौरान इलाके में शराब बिक्री पर बैन था, किसी ने शराब नहीं पी थी। इस मामले में स्थानीय कोडोली पुलिस ने पुजारियों और श्रद्धालुओं दोनों के खिलाफ दंगा और शांति भंग करने का केस भी दर्ज किया था, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में मुसलमान अल्लाह अकबर के नारों का बीफ लाने का कोई जिक्र नहीं था। आइए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। मनोज परवाल डरे डरे से लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में। भाई आप लिख रहे हैं कि इस देश को इस सरकार और आरएसएस से बचा लो, कौन बचाएगा? अयूब अली लिखते हैं, मैं चाटुकार पत्रकार सुधीर चौधरी से पूरी तरह सहमत हूं। ये मोदी का अपमान नहीं, भारत का अपमान है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना है। ये आपके निजी ख्याल हैं। शाश्वत लिखते हैं, जब देश में विदेशी मुद्रा न के बराबर है तो अडानी अमेरिका में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये तो हमने सोचा ही नहीं। बात तो सही है। अंकित यादव लिखते हैं, आर्यभट्ट ने हमें 0 दिया, मोदी हमें 0 बना रहे हैं। हफ्ते की हाइलाइट्स में आज इतना ही रखते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, क्योंकि हम करने वाले हैं आपके मजेदार 5 कमेंट्स को हाईलाइट इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हफ्ते की हाइलाइट्स। मिलते हैं अगले हफ्ते रविवार के दिन, तब तक के लिए शब्बा खैर।